नमस्कार, रितु राजपूत की ओर से लिटरेरी गुरु इस कार्यक्रम में आज एक बार फिर आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ मैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत से व्यक्तित्वों से आपकी मुलाकात होती रही है। एक बार फिर एक अनूठे व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आपने अध्ययन अध्यापन की दिशा में नए आयाम रचे हैं। मृदुभाषणी हैं, व्यवहार कुशल हैं, सौम्य हैं, सरल हैं, चुनौतियों से जूझना खूब जानती हैं। शब्द उनके सहचर हैं तो भाषा सहगामिनी। सामाजिक सरोकारों से हमेशा जुड़ी रहती हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर रमा की। आप हंसराज कॉलेज की प्राचार्य हैं। सौभाग्य से आज ठीक इस वक्त मेरे सामने। रमा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। धन्यवाद रितु जी, नमस्कार। बल्कि मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए उनके माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपको बधाई भी देना चाहूंगी। एफएम रेनबो दरअसल हम सबका बहुत ही पसंदीदा है और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं जी, तो इसलिए इस कार्यक्रम के लिए आपने मेरे से जो बातचीत शुरू की है, दरअसल अभी मैं सुन रही थी, आपने मेरी जो विशेषताएं बताई हैं मुझे लगता है कि आप हर व्यक्तित्व को इतना अनूठा बना देती हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी हैं आप। अब मैं बात शुरू करूंगी रमा जी। हिंदी साहित्य में आपने अध्ययन किया है, अध्यापन भी कर रही हैं, पढ़ाती हैं साहित्य को। बात शुरू करते हैं पहले आपके बचपन से। आप दिल्ली की रहने वाली हैं और दिल्ली की गलियों में खेली कूदी बड़ी हुई हैं। बहुत लंबा अरसा आपने दिल्ली की जमीन पे गुजार रही हैं। बहुत फर्क महसूस करती होंगी तब के और आज के वातावरण में। क्या कहेंगी तब की दिल्ली, आज की दिल्ली के बारे में? आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल मेरी पैदाइश दिल्ली की नहीं है जी। जन्म मेरा जींद का है और जन्म के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जींद में, क्योंकि मेरे नाना जी रेलवे में थे। हाँ जी। और माता जी मेरी नाना जी के पास इसलिए रहती थी कि पिताजी मेरे मिलिट्री में थे। मिलिट्री में होने के कारण वो इधर से उधर उनका जो ट्रांसफर होता रहता था, उसके कारण वो नाना जी के पास रहती थी। बचपन में मेरा स्वास्थ्य काफी खराब हुआ। ओह। इतना स्वास्थ्य खराब हुआ कि नाना जी ने ये कहा कि अब अगर इसको ठीक करना है तो दिल्ली में ले जाना पड़ेगा। तो दिल्ली के तब के जो लोकनायक अस्पताल आज भी है पंचकुइया रोड पर, जी। मुझे उस अस्पताल में लेकर आए थे। मुझे लगता है हमारे परिवार का वो पहला कदम था दिल्ली में, और मेरे स्वास्थ्य के बहाने मेरी माताजी मुझे लेकर आई और उसके बाद फिर वो दिल्ली में ही रहीं और आप ठीक हो गई? और मैं धीरे धीरे ठीक भी हो गई। वाह। और जब मैंने दिल्ली को पहचानना शुरू किया, जी। तब से लेकर और आज की दिल्ली में काफी अंतर है। लेकिन तब की दिल्ली भी अच्छी थी और आज की दिल्ली भी अच्छी है। बल्कि और निखर गई, संवर गई दिल्ली। दिल्ली निखर गई, संवर गई, लेकिन तब की दिल्ली की भी अपनी कुछ विशेषताएं थी, कुछ खूबियां थी दिल्ली की, दिल्ली वालों की खूबियां थी। जी। दिल्ली वाले इतनी भागदौड़ में व्यस्त नहीं रहते थे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ मिल बैठता था। अब दिल्ली बदली है, लेकिन मैंने वही कहा कि तब की दिल्ली भी अच्छी थी, अब की दिल्ली भी अच्छी लेकिन है। दिल्ली है दिल वालों की। दिल्ली है दिल वालों की। देखिए, दिल्ली वालों के पास कई बार अब क्या है ना, दिल भी बड़ा व्यस्त हो गया है। दिल के पास भी तो इतने काम हो गए हैं ना। अब दिल, एक बेचारा दिल एक बेचारा किस दिल किस को दे? नहीं, फिर भी दिल्ली वाले उसमें उनको महारत हासिल है। जी। वो अपने एक दिल को भी कई जगह दे देते हैं। दे देते कई दिल हैं। लगाने में दिल्ली वालों का कोई मुकाबला कोई नहीं है। मुकाबला नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई आपकी हुई और इत्तेफाक से जीवन साथी भी ऐसा मिला जो पठन पाठन से जुड़ा हुआ है। तो मैं बात करना चाह रही थी कि हिंदी के प्रति आपका विशेष अनुग्रह है। आपने साहित्य को पढ़ा है और पढ़ाती भी हैं। तो कोई खास वजह रही हिंदी के प्रति आकृष्ट होने की? रितु जी, जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी दी, जी। और मैं आपको बताऊं कि परिवार में हम 5 बहन भाई, और बचपन में मैं 5 साल तक बोली नहीं। आप समझ ओहो। सकते हैं कि एक माँ के लिए कितना बड़ा मतलब चिंता रहती होगी जो बच्ची उसकी 5 साल तक ना बोली हो। अरे अरे। तो 5 साल के बाद मैंने बोलना शुरू किया, जी। और अब तो हर समय ही बोलना पड़ता है मुझे। जी। हम 5 बहन भाइयों में मैं तीसरे नंबर पर हूँ। जी। मेरी सबसे बड़ी जो बहन थी वो इकोनॉमिक्स के फील्ड में,
और सबसे जो बड़ा भाई मेरा, वो भाई मेरा विज्ञान की दुनिया से जुड़ा, उसने इंजीनियरिंग की। जब मेरा नंबर आया तो मैंने जब अपनी मिलिट्री, अपना हम लोग वहाँ रहते थे मिलिट्री स्कूल से, जब मेरी 12वीं मैंने पास कर ली, तो मेरे सामने रास्ता था कि या तो मैं, क्योंकि बहन ने कहा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो, मतलब बड़ी दुविधा में थी मैं कि क्या विषय लिया जाए। जी। और मैं आपको हैरानी की एक बात बताऊं कि मैंने सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। मैंने कुछ ही दिन इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, चाहे वो उसका कारण इंग्लिश मीडियम था या जो भी था, मुझे समझ में नहीं आई। तो मैंने घर में जाके कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ी बहन, क्योंकि हम सबकी मेंटर थी घर में, सबसे ज्यादा उस समय वही पढ़ाई कर रही थी अपनी, वो जानकी देवी कॉलेज में पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने कैंपस में एडमिशन लिया ना, तुम्हें इसलिए मुश्किल लग रहा है, और इकोनॉमिक्स वैसे भी मुश्किल है। मैंने कहा मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, मैंने डिसाइड कर लिया। अच्छा, हम लोग इसलिए बस सौभाग्यशाली थे कि तब भी, इतने वर्ष पहले भी, हमारे माता पिता ने कभी हमें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, पूरी छूट दी उन्होंने, खासतौर पे बहनों के लिए। वाह वाह। तो एकदम से घर में पिताजी ने भी कहा ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहती तो इससे छुड़वा दो। तो फिर मैं जानकी देवी कॉलेज में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लिया। जब मैंने पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया तो वहां पर हमें एक टीचर मिली जो कि हिंदी सब्सिडरी पढ़ाती थी हमें। अच्छा। तो उन्होंने एकदम छूटते ही कहा कि कहाँ तुमने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले लिया। मैंने कहा मैडम पढ़ना मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, तो लेकिन हिंदी में तो अब सीट ही नहीं है जी। तो मेरी बड़ी बहन जो है जानकी देवी में बड़ी दबंग छात्रा के रूप में थी। बड़ी बहन मुझे प्रिंसिपल के पास लेकर गई और उन्होंने कहा देखो, पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी या पॉलिटिकल साइंस। तो उन्होंने कहा तुम क्या पढ़ना चाहती। उस समय वो जो टीचर से मेरी बात हुई थी ना, मतलब मैं अपने आप को बड़ा वो समझ, देखो एक टीचर ने मुझे कहा, मतलब हिंदी की टीचर कह रही है कि तुम हिंदी पढ़ो। तो मैं, मतलब जैसे होता ना उस एज में, मैंने कहा मैं तो हिंदी पढ़ूंगी। वाह वाह। तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल ने कि भाई हिंदी में तो सीट नहीं है। तो बड़ी सिस्टर ने कहा देखो ऐसा ना मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं। तो बड़ी बहन ने रिक्वेस्ट की, मुझे हिंदी ऑनर्स में एडमिशन मिल गया। वहां से मेरा जो हिंदी के प्रति रुझान है वो काफी बढ़ा। फिर मैंने हिंदी ऑनर्स करते हुए ही डिबेट में मैं बहुत जाती थी, मुझे 850 प्राइजेस मिले। आपकी प्राइजेस की लिस्ट भी सुनेंगे, आपके और बहुत सारे रंग रूप भी देखेंगे, लेकिन अभी आपने हिंदी की जब बात की तो जाहिर सी बात है जो हिंदी प्रेमी है वो गीत संगीत का भी प्रेमी हो जाता है। और कभी कभी फिल्म आपने देखी है। बिल्कुल। तो उसमें ऐसी क्या खास बात है जो उसके गीत आपको लुभाते हैं? मुझे कभी कभी, मुझे मतलब केवल उसके गीत ही नहीं रितु जी, मुझे वो पूरी फिल्म बड़ी अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि वो जो है ना हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है। भाई कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मतलब हर किसी के जीवन में कोई ऐसा तो आता है जिसको देख के लगता है कि ईश्वर ने जो है इसको मेरे लिए ही बनाया। और मतलब मैं बताऊं, मुझे सच में, मुझे लोग जीवन में बहुत अच्छे मिले। मैं जिसको देखती हूँ ना, मुझे लगता है इसको ईश्वर ने मेरे लिए ही बनाया है। वाह वाह, कितनी प्यारी सोच है आपकी। और साहिर साहब का ये गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो यहाँ पे इस गीत को सुन लें, आपकी पसंद का। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आइए सुनते हैं इस गीत को। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है,
ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। स्वागत है एक बार फिर। मैं हूँ रितु और हमारे साथ है प्रोफेसर रमा, और बातचीत का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बात चल रही थी आपकी हिंदी प्रेम की। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये प्रतीत होता है कि अपने आप में बड़ा समृद्ध है हिंदी साहित्य, और साहित्य वैसे भी लोकहित का विधान करता है। हिंदी साहित्य इसका अपवाद नहीं है, ये बखूबी कहा जा सकता है। कई धाराएं समाहित हैं इसमें। गद्य की बात करें, पद्य की बात करें, और उसमें भी गद्य में भी अलग अलग विधाएं, तो ये सारी कहीं ना कहीं अति समृद्ध करती हैं हिंदी साहित्य को। और आपने तो शुरू से वाद विवाद से लेकर के इतने सारे प्राइजेस की झड़ी लगा दी, और फिर आपने लेखन भी शुरू कर दिया, आलेख लिखने लगी, लेख आपके छपने लगे। तो ये जाहिर करता है कि जो विषय आपने चुना अपने लिए आगे बढ़ने की दिशा में, वो सही चुनाव था। क्या कहेंगी? बिल्कुल, मेरा चुनाव मैं मानती हूँ 100% सही चुनाव था। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज बताइए रमा, कि आप जब हिंदी पढ़ रही थी, पठन पाठन से जुड़ रही थी, तो आपने लेखन की तरफ भी अपने कलम को आजमाना शुरू कर दिया था। लेखन में आपने पत्रकारिता से भी आप जुड़ी रही हैं, पुस्तकें लगभग 20 आपने लिखी हैं, और लेख तो असंख्य हैं आपके, और हर क्षेत्र के लेख लिखती हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपके नजदीक कौन से ऐसे विषय हैं जो आपको ज्यादा लुभाते हैं, तो क्या कहेंगे? जहाँ तक लुभाने की बात है तो मुझे सिनेमा और महिला आधारित विषय जो हैं वो अधिक लुभाते हैं। उसका कारण भी यही है कि मैंने हिंदी ऑनर्स करने के बाद एमए में मेरे साथ एक घटना घटी जिसने मुझे पत्रकारिता से जोड़ा। क्योंकि एमए में जिस समय मैं थी तो मुझे ये था कि मुझे आगे रोजगार कहाँ मिलेगा, रोजगार की आवश्यकता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो इतनी मजबूत नहीं थी। तो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में वहाँ के पत्रकारिता पाठ्यक्रम में मैंने प्रवेश ले लिया। अच्छा। उस पाठ्यक्रम ने मुझे पत्रकारिता के साथ जोड़ा। वहाँ से करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया। प्रिंट मीडिया में जिस समय मैं वामा के साथ जुड़ी और मृणाल पांडे जी को मैंने देखा, क्या बात है।
तो रितु जी मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो लेखन का काम करना चाहिए। जी मृणाल जी का इतना रुतबा और पूरी पत्रिका चलाती हैं वो, जी इतना अच्छा है। जी। तो वहां से मेरा लेखन के प्रति रुझान बढ़ा हम्म। और मैंने जो है अपने लेखन के विषय पत्रकारिता से, सिनेमा से विशेष रूप से, क्योंकि सिनेमा मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा है। मुझे हम्म। लगता है सिनेमा का दौर हमेशा रहता है। अच्छा, सिनेमा की आपने बात की, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और श्रोताओं को बताएंगे कि सिनेमा के संदर्भ में आप क्या विचार रखती हैं। लेकिन एक और गीत आपको बहुत प्रिय है, शायद अभिमान फिल्म का है, और उसके तो वैसे भी सभी गीत बहुत अच्छे थे। जया जी थी उसमें, अमिताभ जी थे, और कितनी रोचक कथा, कितनी खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत की गई थी। तो उस फिल्म का कोई गीत है, 1973 में ये फिल्म आई थी अभिमान, और उसका जो लता जी ने गीत गाया है, जो आप जब आई थी तो गुनगुना रही थी, वो कौन सा था? नदिया, क्या था? नदिया किनारे, नदिया किनारे, कुछ इस नदिया हेराई किनारे से राही, कंगना। राही गंगा, नदिया किनारे। बहुत मतलब उसके जो शब्द है ना, जी जी। मतलब उसके शब्द गुनगुनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। लगता है कि, और मतलब मैं उसमें देखती हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो अभिमान फिल्म है उसका हर गीत आप हमें आकर्षित करता है, लेकिन जो उसकी पूरी फिल्म की जो कहानी है ना, कहानी है, कहानी हमें बहुत प्रभावित करती है। और जो इस तरह का उसमें जया जी का जो अभिनय है, अभिनय है, मतलब रितु जी क्या कमाल का अभिनय है। कमाल का अभिनय। और हाँ, दोनों पक्ष देखिए, दोनों, जब वो विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, वो अंदाज वो अलग अंदाज है, अलग। और जब पीड़ित हो जाती हैं हाँ। कि पति को उनका प्रतिभा में आगे हम्म निकलना पसंद नहीं आ हम्म रहा, हम्म तो वो जो पीड़ा है, और हम्म, बच्चा उनका चला जाता चला है, वो जो जाता। दर्द है, ओहो, मतलब गजब का अभिनय किया है। तो इस बिंदु पर वो गीत मैं आपको सुनवा दूं, बिल्कुल सुनवाइए। अनुमति आज है? तो आप मेरे मन की हर मुराद पूरी कर रही हैं। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस गीत को। हे नदिया किनारे, हेराए आई कंगना, नदिया किनारे, हेराए आई कंगना, ऐसे उलझ गए अनाड़ी सजना, ऐसे उलझ गए अनाड़ी सजना, नदिया किनारे, हेराए आई कंगना, नदिया किनारे, हेराए आई कंगना। काहे पनघट ऊपर गई थी चल के अकेली, मारे हंस हंस ताना, सारी सखियां सहेली, गोरी और जाओ न मानो कहना, गोरी और जाओ न मानो कहना, नदिया किनारे, हेराए आई कंगना, नदिया किनारे, हेराए आई कंगना। अब खड़ी खड़ी सोचूं, खड़ी
विचारों की ऊर्जा, कल्पना की उड़ान, कलम की शक्ति और भाषा का गौरव, यही तो है लिटरेरी गुरु। रमा जी, आप सिनेमा की बात कर रही थी और आपने महिलाओं के बारे में लिखा है। एक दौर था जब सिनेमा में वो दया, ममता, त्याग की प्रतिमूर्ति, प्रेम और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति कहें या आदर्श के सिंहासन पर आसीन नारी की बात करें, इस तरह का फिल्मों में एक दौर आता रहा। वो असहाय है, निर्बल है, आंसू बहा रही है, अबला है। वक्त गुजरा और नारी की छवि बदली। आज के सिनेमा में हम देखते हैं वो अपनी नई पहचान गढ़ रही है, नए नए आयाम रच रही है, अपने पांव पर खड़ी है, शिक्षित है, सबल है, शोषण का प्रतिकार करती नजर आती है और अपने अस्तित्व को पहचानती नजर आती है, उसको तलाशती नजर आती है। तो दामिनी की बात करें, दंगल की बात करें, मैरी कॉम की बात करें, एक से एक बेमिसाल फिल्में आई हैं। तो ये जो सिनेमा में नारी छवि आपने इस पे लिखा है, खूब लिखा है। मुझे बताइए कि आज की नारी को सिनेमा की दृष्टि से अगर मैं कहूँ, उसका जो चित्रण हो रहा है सिनेमा में, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जहाँ तक सिनेमा की बात है, सिनेमा क्योंकि समाज से जुड़ा रहता है और मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि सिनेमा समाज के यथार्थ को भी प्रस्तुत करता है और एक सिनेमा के माध्यम से समाज के सामने आदर्श भी रखा जाता है। जी। जब हम यथार्थ की बात करते हैं तो भूमंडलीकरण के दौर से पहले का जो सिनेमा था उसमें, क्योंकि समाज में भी स्त्री की वही स्थिति थी जिसका जिक्र आपने अभी अभी किया है कि बड़ी दबी कुचली है, परिवार में जो है हर कोई उसको अपनी तरह से उसको चलाना चाहता है, चाहे बेटी है, चाहे पत्नी है, चाहे माता है, उसका वो रूप हमें दिखाई देता था और वो रूप सिनेमा में हमें दिखाई देता था। वहां पर भी जो हमें नायिकाएं जो होती थी उनका चरित्र जो है उसी तरह से उभर कर आता था। लेकिन जो वर्तमान दौर है, वर्तमान दौर में की जो स्त्री है वो बदली है। वो स्त्री एक हाथ में मोबाइल फोन लेकर भी चलती है, उसके एक हाथ में लैपटॉप भी है, वो चलते चलते मतलब पुरुषों की तरह बातचीत भी कर रही है, वो घर भी संभाल रही है, वो दफ्तर में भी काम कर रही है। तो वो सब चीजें हमें जो है फिर फिल्म में भी दिखाई देती हैं। दंगल में क्या है, दंगल में अगर आमिर खान के लिए मतलब ऐसा कुछ मजबूरी नहीं थी कि वहां पर वो जो है वहां लड़कियों को आगे लेकर आते, वो चाहते तो वो लड़कों को भी आगे लेकर जा सकते थे, लेकिन वहां पे उन्होंने जो लड़कियों की छवि रखी है और पिता जैसे देखिए उन अपनी बच्चियों के लिए सबका विरोध भी सहन करते हैं कि हाँ देखो बच्चियों को दंगल उसमें लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो समाज की अब वास्तविक छवि है। उसके माध्यम मतलब अब जो स्त्री है ना वो किसी भी तरह से पीछे नहीं है। ऐसा मतलब समाज का कोई फील्ड नहीं है जहां पर हम लड़की को ले जाकर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर सकती है। तो बदलते दौर का सिनेमा, बदलते दौर का समाज और बदलते दौर की महिला, क्या बात, ये सारी की सारी चीजें हमें एक साथ सिनेमा के माध्यम से दिखाई देती हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आज खड़ी हो गई है महिला, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है और आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, वो बराबर की भूमिका निभाती है घर के चलाने में। अब वो केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं रहा है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं सिनेमा में हम देखते हैं, उसे प्रतिबिंबित होते हुए सिनेमा में हम देखते हैं। अच्छा, एक और फिल्म आई थी केसरी, अभी अगर आपने देखी हो, कितनी प्यारी फिल्म थी और अक्षय जी का अभिनय भी बहुत ही अनूठा अभिनय उसमें किया। और वो फिल्म जब मैंने देखी मैं भीतर तक हिल गई, मुझे जिसे झकझोर दिया उस फिल्म ने कि कैसे मुट्ठी भर सिपाही इतनी बड़ी फौज का सामना करते हैं। और उसका जो गीत है तेरी मिट्टी में मिल जावा, कितना प्यारा गीत है। अच्छा, ये गीत भी आपको पसंद है, क्यों पसंद है मुझे बताइए। देखिए, सीधा सा है कि देशभक्ति से जुड़ा हुआ गीत जी। और मैं आपको बताऊं उस क्योंकि मैं खुद अपने एक फौजी परिवार से रही हूँ जी। पिता मेरे फौज में रहे और फौज में रहते हुए उन्होंने 2-3 लड़ाइयों में उन्होंने किया हिस्सा लिया। जो मतलब हमने अंतिम पिता के अंतिम क्षण तक वो हमें अपनी टांग में जो उस समय गोलियां उनको लगी थी तो दिखाया करते थे। जब मैंने अक्षय की वो फिल्म देखी तो मुझे लगा कि वो मतलब मेरे पिता की ही फिल्म है। और मैं आपको बताऊं रितु जी, उस फिल्म ने तो मुझे इतना प्रभावित किया। उस फिल्म को देखने के बाद मेरे अक्षय से मिलने की तमन्ना जो है एकदम इतनी प्रबल हो गई, मैं आपको सही बताऊं। हमने कुछ ऐसा किया कि अक्षय को हमने हंसराज कॉलेज बुलवाया
क्या बात है, हमें क्यों नहीं बुला लिया उस दिन? क्योंकि जी जी। तो और वो मतलब एक देश के प्रति वो जो गीत है ना, एक जज्बा पैदा करता है, हाँ, जज्बा पैदा एक करता जज्बा है। पैदा तो करता है। यहाँ पे आइए उस रंग में रंग जाएं, तेरी मिट्टी में रंगाइए मिल रंगाइए जावे। आज तो। आइए रंग जाते हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। बहुत ही प्यारा भाव प्रवण गीत और भीतर तक जैसे दिल में दस्तक देता है ये गीत। अच्छा, आपने राकेश मिश्र जी की अगर मैं कविताओं की बात करूं, आपने उन्हें उनकी कई कविताओं को पढ़ा है और आपने उस पर लेखनी भी चलाई है, जिसे आपने विषय दिया है राकेश मिश्र की कविताएं भावनाओं का बहुरंगी कोलाज। कोलाज है ना? तो उसमें जितने भी रंग हैं उनकी कविताओं के, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूं, उन्हीं के पास है मेरी ठोकरों का हिसाब, जो सोचते हैं मैं गिरूंगा एक दिन, वही रखते हैं मेरी नींदों की लॉग बुक, वही रखते हैं मेरी नींदों की लॉग बुक, जो डरते हैं मेरे सपनों से, मेरी चुप्पियों को मेरा गूंगापन
समझने वाले अनजान हैं मेरे आसपास की मुखरता से। कितने रंग हैं इस कविता में। क्या कहेंगी? ऋतु जी, लग रहा है कि आज आपने मेरे मन का कोना कोना झांक लिया है। देखिए, राकेश जी की भी कविता पर हम बात कर रहे हैं, तो आपने वही कविता का अंश लिया जो मेरा मन पसंदीदा है। वाह 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 जी। दरअसल क्या है कि राकेश जी मुझे कई कारणों से बहुत प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि प्रशासन की दुनिया से जुड़े हुए हैं। जी। प्रशासन की दुनिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी इतना संवेदनशील हो सकता है, ये हमारे लिए मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। जी। एक तरफ प्रशासन, दूसरी तरफ क्योंकि बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, अक्सर उनके काव्य संग्रह आते रहते हैं, और मैं तो देखती हूँ कि कई बार व्यस्तता के कारण मैं उनके काव्य संग्रह यदि नहीं भी पढ़ पाती तो फेसबुक पर भी बहुत सक्रिय आप। अच्छा, छोटी छोटी पंक्तियां, छोटी छोटी, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। की बात। मतलब फेसबुक पर इतने सक्रिय हैं कि उनको पता है कि आज जो उनका पाठक है बड़ा व्यस्त है, तो क्या करेंगे, 2 पंक्तियों की एक कविता डाल देंगे। हाँ। और कई बार तो क्या करेंगे, उन 2 पंक्तियों में से भी कोई 2 शब्द ले लेंगे और 2 शब्द लेकर वो वहां पे उस पर लेखनी चला देंगे। और तो कितने प्रश्न खड़े कर देते प्रश्न हैं उन 2 खड़े। शब्दों से। और वो 2 शब्दों से आपको पूरे समाज की यथास्थिति से रूबरू करवा देते हैं। वाह। तो मुझे लग रहा है कि जब प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इतना संवेदनशील हो सकता है, जिसकी हमें आवश्यकता है, जी। तो प्रशासन बहुत अच्छा चलता है। निश्चित तौर पे बड़ी बात आपने की कि अगर संवेदनशील हैं आप और उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जो समाज में घटित हो रहा है, उसे व्यक्त कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो निश्चित तौर पे कुशल प्रशासक तो बन ही सकता है। और वो हैं। और वो हैं। हाँ, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और फिल्म आई थी मदर इंडिया। मदर इंडिया माइलस्टोन जिसे कहा जाता है सिनेमा का। नरगिस जी का अभिनय, सुनील दत्त, कुमकुम के नृत्य, क्या क्या कहूँ, राजकुमार जी की गंभीरता, और उस फिल्म के सारे गीत बहुत प्यारे थे। और उस फिल्म के बाद ही सुनील दत्त और नरगिस जी की शादी हो गई थी। तो उस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे थे। अभी जैसे हम दुनिया की, समाज की बात कर रहे थे, आपने जब अपने गीतों का जिक्र किया था तो उसमें बताया था कि ये गीत आपको बहुत पसंद है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। क्यों पसंद आता है ये गीत आपको? ऋतु जी, ये गीत जीवन के प्रति विश्वास प्रकट करता है कि जब ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेज दिया, और अभी आपने स्वयं कहा कि उस फिल्म का क्या तो अभिनय, क्या संगीत, क्या उसकी पटकथा, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ दें। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे। और ये देखिए ना, हम लोग उस दौर में रह रहे हैं जब महिला की अलग छवि आभूषणों से लदी हुई, उसके क्या रंग बिरंगी ड्रेसेस, और उसमें अब देखिए नरगिस जी कितना मतलब सादगी ओढ़ी हुई है, जोत रही है मिट्टी में, और नक से शिख तक जो सादगी झलकती है। मतलब लगता है कि महिलाओं की सादगी भी एक है आकर्षण उसमें, ऐसे ही नहीं है। बिल्कुल सही तो कहा। और वो जब कहती हैं कि देखिए महिला संघर्ष कर रही है, नरगिस जी का अलग अलग रूप हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन वही है कि जब हम दुनिया में आए हैं तो हमें संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है। संघर्ष करना भी चाहिए। हम क्यों जीवन से परेशान हो, हम क्यों सोचें कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि हमें जीना है। और जीत के अच्छे से जीत के जीना है। और हमारी जिद है कि हम जी के दिखाएंगे। महिला दिखाएगी नरगिस जी के माध्यम से कि कैसे जीवन को जिया जाता है। कितना प्यारा संदेश आपने अपनी बात के माध्यम से हमारे श्रोताओं को दे दिया है कि महिलाओं में संकल्प है, हिम्मत है, विश्वास है, त्याग है, समर्पण है, लगन है। तो ऐसी महिला भला कभी हार सकती है? कभी नहीं। तो यहाँ ये गीत सुनवा दूं मैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल सुनवाइए। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बहुत प्यारा गीत। एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। इस कार्यक्रम का नाम है लिटरेरी गुरु। मैं हूँ आपके साथ रितु और मेरे साथ है प्रोफेसर रमा, प्राचार्य हैं ये हंसराज कॉलेज में, और उनके वक्तव्य आप सुन रहे हैं, उनकी वाणी आप सुन रहे हैं, तो आपको ये पूरी तरह से आभास हो रहा होगा श्रोताओं कि कितने सुधी विचार रखती हैं आप और किस तरह से हर बिंदु पर आपकी पैनी दृष्टि रहती है। अच्छा, हमें ये बताइए, आप धारावाहिकों से भी जुड़ी रही हैं, उनके लिए भी आपने लेखन किया है और कहीं ना कहीं पत्रकारिता के बिंदु भी आपके लेखन में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। हिंदी पत्रकारिता की अगर मैं बात करूं, आज के दौर की अगर मैं बात करूं, तो कैसे देखती हैं आज की युग की पत्रकारिता को? क्योंकि ऋतु जी ऐसा है कि पत्रकारिता भी समाज का आईना माना जाता है, जिस पत्रकारिता को एक तरह समय पर हम स्वाधीनता से पूर्व हम मिशन मानते थे जी। आज वह पत्रकारिता मिशन नहीं रहे अब, क्योंकि हर दृष्टि में जो है, हमारी हर दृष्टि में व्यवसाय प्रमुख रूप से उभरता है जी। तो पत्रकारिता भी अब अच्छा खासा व्यवसाय बन गया है, अच्छा खासा उद्योग बन गया है जी। अब ऐसा नहीं है कि मैं पत्रकारिता सब कुछ अपना छोड़ के और मुझे जो है अगर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े तो मैं एक संपादक होने के नाते जाऊं, मुझे भूखा रहना पड़े, वो वाली पत्रकारिता अब नहीं है। वर्तमान दौर की जो पत्रकारिता है पूरे का पूरा एक उद्योग है, और उद्योग में क्या होता है, उद्योग बाजार से जुड़ा होता है जी। वहां पर नफा नुकसान देखा जाता है। जी। पत्रकारिता में भी वे सब चीजें आ गई हैं। मतलब आप ये आपको देखिए, ये नहीं लगता कि कहीं कभी कभी अति व्यवसायीकरण हो जाता है और जिसके चलते बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे सत्य के जो पक्ष हैं वो पीछे रह जाते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हर समाज जो है वो अपने हर फील्ड पर उसका प्रभाव डालता है जी। तो पत्रकारिता भी अछूता कैसे रह सकता है? भाई पत्रकारिता में भी तो अब वही बात है ना कि हम हर समय क्या सुनना चाहते हैं जी। क्या देखना चाहते हैं। हर समय जो है जिस तरह से अब आप देखिए इस दौर में भी
यदि एफएम रेनबो सुना जाता है, जी। एफएम रेनबो को इतने श्रोता मिले हुए हैं, उन्हें पसंद किया जा रहा है, तो वो कुछ सकारात्मक दे रहा होगा निश्चित तौर पे। पत्रकारिता के माध्यम से भी। निश्चित तौर पे। तो ये उस घोर व्यावसायिकता के बीच में भी मैं बड़ी आश्वस्त हूँ, जी। उसके बीच में भी कुछ पत्रकारिता बहुत अच्छा कर रहा है आज भी। लेकिन हाँ, जितना करना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता की भी सोच बदली है, दृष्टि बदली है, उसका पूरा एक वातावरण बदला है। कहना चाहिए कि उसकी जो एक पूरी की पूरी संकल्पना थी पत्रकारिता की, वो कहीं ना कहीं बदल गई, और वो बड़ा मुझे लगता स्वाभाविक है है। कि स्वाभाविक तो है हाँ। ही, समय के साथ साथ चीजें चलती हैं। अच्छा, आप प्राचार्य हैं और लगभग 67 सालों के बाद एक पुष्प खिला, रमा पुष्प जिसे मैं कहती हूँ, हंसराज कॉलेज के प्रांगण में, और वो प्राचार्य के रूप में वहां पहुंची। 67 साल के बाद एक महिला का पदार्पण प्राचार्य के रूप में, क्या अनुभूति थी उस समय की? ऋतु जी, आज की ऋतु में पुष्प खिलना बड़ा अच्छा माना जाता है और आपने रमा पुष्प खिलाया, इसके लिए तो मैं सभी श्रोताओं के माध्यम से भी धन्यवाद करती हूँ। जी। रही हंसराज कॉलेज की बात, मैं हंसराज कॉलेज की, इसमें कोई शंका नहीं है कि बिल्कुल मैं 67 साल के बाद पहली महिला प्राचार्य बनी, और पहली महिला प्राचार्य अभी मैं हिंदी विभाग की बनी। जी। जो जी। कॉलेज साइंस के लिए जाना जाता है, कॉमर्स के लिए जाना जाता है, उस कॉलेज में हिंदी विभाग की, और वो भी एक महिला प्राचार्य बनना मुझे भी कभी कभी हैरान करते हैं, क्योंकि प्राचार्य बनने के बाद मुझे लगने लगा कि मेरा प्राचार्य होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महिला होना महत्वपूर्ण है। नहीं तो देखा जाए तो प्राचार्य एक पद है, लेकिन क्योंकि हमारी हंसराज जो संस्था है वो डीएवी से जुड़ी हुई संस्था है, और जब मैं डीएवी की बात करती हूँ तो डीएवी का सीधा सीधा संबंध आर्य समाज से है। तो आर्य समाज और डीएवी ने, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर मुझे प्राचार्य बनाया। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि सारे हमारे संस्कार, मेरे पूरे जीवन का निर्माण आर्य समाज के माध्यम से ही हुआ है। और मुझे लगता है कि वो संस्था का ही एक, कहना चाहिए कि एक प्रभाव था, जिसने मतलब मुझ जैसी सीधी सादी शिक्षिका, मैं अपने आप को सीधी सादी मान रही हूँ, महिला को बड़ी, नहीं, आप हैं। मतलब नहीं, महिला को उसमें भी गर्व होता है। मतलब जी, मैं जी। एक हिंदी विभाग में पढ़ाने वाली शिक्षिका कैसे प्राचार्य बन गई। लेकिन उसके बाद मतलब हंसराज कॉलेज अब 75 साल पूरे करने जा रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आप जैसे लोगों से मैं सीखती रहती हूँ, कुछ कुछ पढ़ती रहती हूँ, इस तरह से निरंतर कॉलेज आगे बढ़ रहा है। अच्छा, सावन तो अभी दूर है और समय लगेगा, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब बरसेगा। लेकिन अगर आपको मैं सावन यहीं बैठे बैठे ला दूं तो आपको जरूर अच्छा वो लगेगा। तो स्वर्ग को देखने जैसा हो जाएगा। तो मेरा आशय आप समझ गई होंगी, वो जो आपका मीठा मीठा सा गीत है ना, जो मिलन फिल्म का मिलन गीत फिल्म है, का। सावन का महीना, ये भी बता दीजिए कि वो गीत क्यों पसंद है आपको? भाई क्योंकि सीधा सीधा सावन से जुड़ा हुआ गीत है वो, इसलिए पसंद हाँ इसीलिए पसंद है। और नूतन का अभिनय नूतन, हो, सुनील बिल्कुल, दत्त जी साथ साथ हो, हूँ, और वो सा और शा का जो उसमें प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, बहुत वो आकर्षित बड़ा करता प्यारा, है, वो बहुत। बड़ा प्यारा है। तो आज तो वो गीत सुनाई दीजिए। वो गीत सुनते हैं मैम, और फिर आगे बढ़ते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर, अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर, हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर।
गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया, राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा, मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियरा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। एक बार फिर अभिनंदन है, हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिटरेरी गुरु। मैं हूँ ऋतु और मेरे साथ हैं प्रोफेसर रमा। बहुत सारी बातें हैं आपके जीवन की, बहुत सारे पक्ष हैं आपके जीवन के और सिलसिलेवार हमारे श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं। बाबा नागार्जुन जी की मैं अगर बात करूं तो समकालीन विमर्श को देखें या हिंदी और मैथिली के प्रगतिशील संवेदनशील विचारधारा के साहित्यकार की मैं बात करूं, उनसे भी आप कहीं ना कहीं प्रभावित दिखती हैं। आपने उन पर भी रचा है। बातें हंसी में हंसी में धुली हुई, सौजन्य चंदन में बसी हुई, बातें चितवन में खुली हुई, व्यंग बंधन में कसी कसी हुई। हुई। यही नागार्जुन है। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं। और आपने अपनी लेखनी इस पे चलाई है तो एक तो उनके सामयिक विषय और पैनी दृष्टि, प्रखर वार जिसे कहें, और वो भी ऐसे के आपको उद्वेलित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी सीख से भरते हैं। तो उनका लेखन कई मायनों में बहुत से लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो उनके कौन से पक्ष से आप ज्यादा प्रभावित होती हैं? नागार्जुन का जो स्वर है, स्वर है। देखिए नागार्जुन किसी दिखावे में विश्वास नहीं करते, टिप टॉप नहीं रहते, कितने मतलब इसीलिए वो बाबा कहलाते हैं। बाबा कहलाते है ना। बाबा का जीवन यानी बाबा के यहाँ समर्पित है। जी। बाबा को किसी तरह का लालच नहीं है। जी। इसीलिए बाबा ऐसी कविताएं रचते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई लालच नहीं होता, कुछ पाने की अपेक्षा नहीं होती, तो वह व्यक्ति अपने दिल का राजा होता है। वाह, वो वाह। राजा वाला जीवन ही जीते। एक तरफ हम उनको फकीर भी मानते हैं, फकीर है बाबा, लेकिन दिल के तो वो राजा हैं। इसीलिए वो अपनी बात, दिल की बात जो खुलकर कह सकते हैं, जी। क्योंकि उनके मन में किसी तरह का डर नहीं है। डर नहीं जो है। जो उनकी आवाज में एक क्रांति है, क्रांति के साथ साथ जो समर्पण है, वो हमें उद्वेलित करता है और लगता है कि बाबा इसीलिए बाबा है। क्या बात है। और जो चीज समाज के हित में गढ़ी जाए, रची जाए, उसका तो असर होता ही बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। अच्छा रमा जी, बहुत सारी बातें थी जो मैं और जानना चाहती थी और करना चाहती थी, लेकिन एक बात अगर आपसे मैं न पूछूं तो नाइंसाफी होगी। और वो बात ये कि आप इतने सारे विद्यार्थियों के साथ रहती हैं, कई बार चुनौतियां भी आती होंगी, कई ऐसे पल भी आते होंगे कि क्या करूं, कैसे करूं। मतलब बहुत बड़ा दायित्व है प्राचार्य का। कोई संस्मरण बांटना चाहेंगी? देखिए रितु जी, बिल्कुल सही बात है। बड़ा कॉलेज है। हंसराज कॉलेज में इस समय 5000 से अधिक विद्यार्थी हैं, 200 से ज्यादा शिक्षक हैं, 200 से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ है, यानी लगभग एक पूरी की पूरी
यूनिवर्सिटी के बराबर का हमारे पास सब कुछ है। एक नहीं कई पल ऐसे आए। अभी कुछ समय पहले, कुछ ही पल पहले आपने कहा था कि 67 साल के इतिहास में पहली महिला प्राचार्य। तो चुनौतियां आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि कॉलेज में सबको यस सर, यस सर, नो सर, नो सर कहने की ज्यादा आदत थी। यस सर तो कम ही सुनने को मिलता था। अब नो सर से यस मैम, नो मैम कहना था। तो जब मैंने शुरू में प्राचार्य का पद लिया और कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि बड़ी हमारी एक लंबी परंपरा है कि कुछ भी हो जाओ तो धरने पर बैठ जाओ, आंदोलन कर दो। और मैं क्योंकि टीचर्स के बीच में से ही आई थी, अब टीचर्स के बीच में से आई और सबसे पहला धरना मेरे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। अरे बस पूछो मत, उस दिन तो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस, उस प्रिंसिपल की सीट पर बैठकर मैंने अपने ऐसे दोनों हाथ, अपनी आंखें ऐसे और होठ ऐसे भींचे कि मैं करूं क्या अभी। लेकिन फिर आप जैसे अच्छे लोगों की शुभकामनाएं थी, उस घड़ी को मैंने टाला, वहां से निकली, वो आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन वो धरना जो है मेरी आंखों के सामने अक्सर आ जाता है। नहीं, ये परिचायक है प्रोफेसर रमा कि आपकी सूझबूझ, आपकी पैनी दृष्टि, आपका संवेदनशील होना, आपकी सहजता, आपका धैर्य, ये सारे वो गुण हैं जो बताते हैं कि किस तरह से किसी भी समस्या का निदान पाया जा सकता है। अगर आप वहाँ पे आवेश, क्रोध, इन सब चीजों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित तौर पे समाधान निकलना कठिन होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें अभी भी शेष रह गई, तो अगली मुलाकात के लिए छोड़े देती हूँ। और एक बहुत प्यारा सा आप ही की पसंद का एक और गीत है, तीसरी कसम फिल्म आपने देखी थी, बिल्कुल, उसका कौन सा गीत आपको पसंद है? तीसरी कसम को तो कोई भी सुना दीजिए, कोई भी सुना दीजिए, मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है तीसरी कसम। तो वाह, तो वो गीत सुनते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। इस दुनिया को देख के कभी कभी ख्याल आता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया बनाई। वाह वाह वाह। रमा जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। मैं अनुग्रहित हूँ, आप आई और इतनी बेबाक ढंग से, इतने खुलूस मोहब्बत के साथ आपने हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतुराज जी, मैं भी आपका आभार प्रकट करती हूँ, और आभार प्रकट करते हुए एफएम रेनबो के सारे श्रोताओं को आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि कोविड फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन हम सब सकारात्मक रहते हुए सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी श्रोता जो हैं एफएम रेनबो से जुड़े रहें, और ऋतु जी से समय समय पर हम उनकी आवाज इसी तरह से सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। बहुत शुक्रिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई
तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई। तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई। काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई।